आज हम एक गो थ्रू करेंगे कि इस पेपर में किस प्रकार के सवाल आए। और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अब तक जो देखा है उसमें यह है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़ाए थे और वो इस बार आए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए था एग्ज़ामिनेशन में बाय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की लेवल क्या है, इजी है, मीडियम लेवल है या टफ लेवल है। एज़ कम्पेयर टू अगर GS2 देखें तो GS3 बहुत सिंपल होता है। यस, सिंपल है मतलब लेंदी होगा। यू हैव टू राइट मोर पॉइंट्स एंड दैट पॉइंट शुड बी वेरी रेलेवेंट। पॉइंट शुड बी वेरी रेलेवेंट। आपको पॉइंट वैसे लिखने होंगे जैसे एग्जामिनर चाहता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से पूछा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? HDI। हम इसे मेजर यूज़ करते हैं फॉर पॉलिसी मेकिंग टू अंडरस्टैंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया में कितना है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कितना है। बट इस क्वेश्चन में आपको डिस्टिंग्विश करना था बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स IHDI। और इसमें मेंशन भी किया है कि विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। आपको पहले HDI बताना होगा, फिर IHDI मीन्स आपने ऐसे फॉर्मेट में भी लिखा HDI एंड IHDI एंड देन आप 5 to 6 पॉइंट लिखने के बाद आप ये बताना होगा आपको कि IHDI कैसे अलग है इंडिया में एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और क्यों IHDI को एक बेहतर इंडिकेटर माना जाता है ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसमें एक और टर्म है कि इंक्लूसिव ग्रोथ। आपको पता होना चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है। ठीक है, हम ये इकोनॉमी में पढ़ते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ हम GS2 में भी लिखते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब होता है सबका विकास। ऐसी पॉलिसी, ऐसी योजनाएं जिससे सबका विकास हो। कोई भी हम डेवलपमेंटल इंडेक्स बनाएं उसके अंदर हमारा ये एम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो कितना इंक्लूसिव है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेंदी बट इजी। Second question, what are the challenges before Indian economy when the world is moving away from the free trade, multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met? इसमें ये क्वेश्चन क्यों आया? ये क्वेश्चन इसलिए आया कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए 2025 में, तब से लेके अभी तक अगस्त तक उन्होंने बहुत सारी कंट्री पे टैरिफ इम्पोज किया। रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने लगाना शुरू किया क्योंकि अमेरिका कुछ कंट्री को रियायत देता था, छूट देता था, उन पे वो टैरिफ नहीं इम्पोज करता था। बट इस बार उनके रडार में इंडिया एक प्रोमिनेंट स्टेट रहा है। इसके पीछे जियोपॉलिटिकल रीज़न है, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। वो भी आपको यहाँ पे लिखना था। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फ्री ट्रेड क्या है, मल्टीलैटरलिज्म क्या है, प्रोटेक्शनिज्म क्या है, बायलैटरलिज्म क्या है। क्योंकि सबको पता है कि 1991 के बाद आफ्टर द LPG रिफॉर्म जो इंडिया ने लिया और उसके बाद वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन स्प्रेड हुआ और WTO बना। इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? फ्री ट्रेड करना। मेन ऑब्जेक्टिव था फ्री ट्रेड हो, ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो, सब कंट्री एक दूसरे से ट्रेड करे, एक कंट्री एक पूरे रीजन के साथ ट्रेड करे। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। मल्टीलैटरलिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल है G20 में भी विश्व के टॉप 20 कंट्री मेंबर है। ये सब एक दूसरे से ट्रेड करते हैं। अगर कोई एग्रीमेंट भी करना हो, कोई किसी के साथ फ्री ट्रेड भी करना हो, तो हमें पता होना चाहिए
कि हमें किससे कितना ट्रेड करना है। मल्टीलैटरलिज्म का अगर मैं एक और उदाहरण दूँ तो 1 सेकेंड, बेस्ट उदाहरण मल्टीलैटरलिज्म का ये है G20 हो या इंडिया अगर आसियान नेशन के साथ अगर ट्रेड कर रहा है तो आसियान में जितने भी मेंबर नेशन हैं लाइक इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड एसेट्रा, हमें क्या करना होगा, हमें इन सब से पूछना पड़ेगा। इसे कहते हैं मल्टीलैटरलिज्म। जब हम बहुतों के साथ व्यापार करते हैं और जब हम पूरे विश्व के साथ व्यापार करते हैं, ग्लोबलाइजेशन। बायलैटरलिज्म मतलब जब इंडिया सिर्फ इंडोनेशिया के साथ ट्रेड कर रहा है और किसी के साथ नहीं कर रहा, इंडिया सिर्फ थाईलैंड के साथ ट्रेड कर रहा है, बाकी उस रीजन के किसी भी ग्रुप के साथ ट्रेड नहीं कर रहा है, इसको कहते हैं बायलैटरलिज्म। बिटवीन टू कंट्रीज, मल्टीलैटरलिज्म मीन्स ट्रेड और एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। बट विश्व किधर जा रहा है, हम इकोनॉमी देखते हैं, विश्व कहाँ जा रहा है, विश्व फिर से प्रोटेक्शनिज्म में जा रहा है, फिर से अपनी वो इकोनॉमी क्लोज कर रहा है। इसमें से विश्व में कौन से आप कंट्री ले सकते हो, सिंपल है, दे आर टॉकिंग अबाउट यूएसए जिसने फ्री ट्रेड प्रमोट किया, जिसने ग्लोबलाइजेशन का कॉइन प्रमोट किया वर्ल्ड में कि ग्लोबलाइज कर लो, अपनी इकोनॉमी ओपन करो, और इंडिया ने किया भी। खैर वो जो हमने स्टेप लिया था वो प्रेशर में स्टेप लिया था 1991 में, बट यूएसए अब खुद अंडर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनका वो कैंपेन है, इसके थ्रू उन्होंने ये मैसेज दिया है कि बस हो गया, अब हम यूएसए से बाहर जितनी भी कंपनी गई है उसे अब वापस यूएसए बुलाया जाए और मेड इन यूएसए ही सारा प्रोडक्ट हो। तो आपको ये भी लिखना है, ठीक है। What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can this challenge be met? आपको सजेशन भी देना होगा एज एन IAS ऑफिसर, आपको देना होता है। They expect that you should know some basic suggestion that you can give to examiner. So this question was very easy. You have to identify what are the challenges in front of Indian economy. जब in the situation when we are moving away from free trade and multilateralism toward protectionism and bilateralism, उनका ये कहना है कि अब हम एक से ऐसे किसी भी ग्रुप के साथ ट्रेड नहीं करेंगे जहाँ एक से ज़्यादा लोग हो, 2 से ज़्यादा कंट्री हो। हम या तो 1-on-1 ट्रेड कर लें या फिर हम मेक इन इंडिया करें या मेक इन अमेरिका करें या मेक इन रशिया करें। तो सब लोग प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो जिसके कारण आपको लिखने होंगे ऐसा क्यों। दूसरा है कि एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ द फार्मर ऑन द सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। पहले तो आपको पता करना होगा हाई वैल्यू क्रॉप क्या है, कीवर्ड इसका यही है। दूसरा क्या फैक्टर्स है वो आपको इंक्लूड करने होंगे, आपको सेग्रीगेट करने होंगे पॉइंट्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है। थर्ड, फोर्थ, एलाबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, इस साल अगर उन्होंने एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के बारे में पूछा तो अगले साल ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनके बारे में पूछ सकते हैं, ये किसी भी कमोडिटीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि बताइए आपको कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका स्कोप क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इकोनॉमी का पार्ट है, स्टैटिक पार्ट है, क्योंकि इकोनॉमी इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, द बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। और जब सप्लाई साइड में प्रॉब्लम आता है
तो फिर आपको भी पता है इन्फ्लेशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, कमोडिटीज़ प्रोडक्ट हाई हो जाएगी, इन्फ्लेशन, और बहुत सारे इश्यूज साथ में आते हैं, वो सब लिखना होगा. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर. वी विल हैव डेडिकेटेड लेक्चर. मैंने कहा है कि हम सब हर एक क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होगी, उस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे. क्वेश्चन 5 में है, द फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया हैज़ steadily evolved over the past few decades. Mention India contribution to the International Fusion Energy Project, International Thermonuclear Experimental Reactor. What will the implication of the success of this project for the future global energy? The fusion energy program in India has steadily evolved over the past few decades. इंडिया फ्यूजन एनर्जी पे काम कर रहा है. आपको फ्यूजन और फ्यूजन एनर्जी में फ़र्क पता होना चाहिए. दिस आर न्यूक्लियर रिलेटेड these are न्यूक्लियर रिलेटेड टर्म्स, आपको ये पता होना चाहिए. इंडिया फ्यूजन एनर्जी पे काम कर रहा है और इंडिया इसका पार्ट है, ITER विथ फ्रांस. ओके, तो आपको इम्प्लीकेशन बताना होगा कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो इसका असर फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनर्जी क्या होगा. सबको पता है कि ग्लोबल एनर्जी क्या है, सबको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करना है. उसके लिए हमें कांस्टेंट सिक्योर्ड ग्रीन सप्लाई की ज़रूरत है. तो अगर ऐसे हमारे पास कुछ सोर्सेस ऑफ एनर्जी आ जाए, सो वी कैन गेट रिड ऑफ फ्रॉम द कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक कोल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. सो बताना था आपको ये सब. यहाँ पे भी वही लिखा है. फिर से एनर्जी इसलिए आएगा क्योंकि हम रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं. हम रशिया से आने वाले कोल यूज़ कर रहे हैं, क्रूड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं. प्लस वी आर ऑल्सो टेकिंग दिस फ्रॉम मिडल ईस्ट पार्टनर्स लाइक फ्रॉम सऊदी, फ्रॉम UAE, फ्रॉम ओमान, फ्रॉम बहरीन, फ्रॉम कुवैत, फ्रॉम ईरान ऑल्सो. तो आपको बताना होगा कि हाउ कैन इंडिया अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी बाय 2047. हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी प्ले अ क्रूशियल रोल इन दिस एंडेवर. इस सफ़र में बायोटेक्नोलॉजी किस तरह एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है. 10 मार्क, 5 पॉइंट यहाँ लिखने थे. और हाउ कैन इंडिया अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी बाय 2047. क्लीन टेक्नोलॉजी से हम एनर्जी इंडिपेंडेंस कैसे अचीव कर सकते हैं बाय 2047 लिखना था. सो सिंपल क्वेश्चन. 7 क्वेश्चन भी फिर से एनर्जी रिलेटेड एंड climate change related. What is the carbon storage utilization and storage? What is the potential role of CCUS in tackling climate change? Carbon capture, ये टेक्नोलॉजी है जिससे हम एनवायरनमेंट में जाने वाले कार्बन को हम कैप्चर करेंगे, वी विल स्टोर इट एंड वी विल यूटिलाइज इट. इससे हम किसे टैकल करेंगे एंड मिटिगेट करेंगे क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को. ये बहुत साल से करंट अफेयर में रहा है, पिछले 2 साल से ये करंट अफेयर में टॉपिक रहा है. आई थिंक फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज डाउन टू अर्थ बहुत ज़्यादा. कुरुक्षेत्र योजना में भी आया है, बहुत बार द हिंदू में भी है कवर. द हिंदू में तो आता ही रहता है, देन इंडियन एक्सप्रेस में भी आता है. सो यू शुड नो दीज आर द चैलेंजेस, दीज आर द ग्लोबल चैलेंजेस. क्लाइमेट चेंज, तो सवाल आना था, आपको पता होना चाहिए क्लाइमेट चेंज से टैकल करने के लिए हम कौन से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं. साइंटिफिक फ्रैटर्निटी किस चीज़ों पे काम कर रही है हमारी वर्ल्ड में. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन था, सी वाटर इंट्रूजन इन द कोस्टल एक्यूफायर इज़ अ मेजर कंसर्न इन इंडिया एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सी वाटर इंट्रूजन एंड द रेमेडियल मेजर्स टू कम्बैट दिस हैजार्ड. देखो, पहला सी वाटर इंट्रूजन, पहले तो पता होना चाहिए सी वाटर इंट्रूजन क्या होता है. इससे हमारे कोस्टल एक्यूफायर्स को क्या प्रॉब्लम हो सकता है और कैसे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सी वाटर इंट्रूजन और रेमेडियल मेजर्स. देखिए, इसमें पहले तो डिफाइन करना होगा सी वाटर इंट्रूजन क्या है और ये मेजर कंसर्न क्यों है इंडिया में. ठीक है. दूसरा, कुछ 2 पॉइंट लिखिए, 3 पॉइंट लिखिए, इसके कॉजेज़ क्या हैं, 3-4 पॉइंट लिखिए. चौथा है इसका रेमेडियल मेजर टू कम्बैट दिस हज़ार्ड. क्या रेमेडीज़ आप दे सकते हो. सी वाटर इंट्रूजन से क्या होता है, हमारे जो कोस्टल रीजन है वो सलाइन हो जाते हैं नेचर में. तो देखिए सलाइन होने से क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है. 9th, टेररिज्म इज़ अ ग्लोबल स्कॉर्च.
हाउ हैज़ इट मैनिफेस्टेड इन इंडिया? Elaborate with contemporary example. What are the countermeasures adopted by the state excellence? आना था ये क्वेश्चन ड्यू टू द पहलगाम अटैक. वो नहीं भी होता फिर भी ये क्वेश्चन आता, क्योंकि टेररिज्म पे क्वेश्चन आने वाला था. बिकॉज ये द हिंदू योजना कुरुक्षेत्र में भी आते रहते हैं. टॉपिक कॉमन है, आप कोई तो करके जाना चाहिए. ये सब हाथ के मार्क्स है. टेररिज्म इज़ अ ग्लोबल स्कोर्च. बहुत बड़ा इशू है टेररिज्म. डिफ़ाइन करना होगा आपको. आप इसमें आप यूज़ कर सकते हो यूनाइटेड नेशन के उन स्टेटमेंट का जो डिफ़ाइन करता है टेररिज्म क्या है. ये इंडिया में कैसे आया, हाउ हैज़ इट मैनिफेस्टेड इन इंडिया, वो एक लिखना होगा आपको. आपको इसको इलाबोरेट करना होगा विद कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल, और आपको मेजर्स देने होंगे. क्या करोगे आप इसको काउंटर करने के लिए? सिंपल है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली स्टेटेड दैट, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म हम एलिमिनेट कर देंगे 2026 तक. ये स्टेटमेंट है. पहले तो आपको लिखना होगा व्हाट इज़ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म और किस तरह पीपल इससे अफेक्ट होते हैं. आपको मेजर्स सजेस्ट करना होगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को एलिमिनेट करने का. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे. यू कैन सॉल्व इट. बहुत सिंपल है. 10 मार्कर है, 10 पॉइंट लिखने होंगे आपको विथ रिलेवेंट एग्जाम्पल. ओके. आपको फिस्कल हेल्थ इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए, डेफिनेशन उसका. पहले तो आपको बताना होगा कि इंडिया का फिस्कल हेल्थ अभी ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है. कहाँ से पता चलेगा आपको? इकोनॉमिक सर्वे, हमारे बजट से पता चल जाएगा. इस टूल को हम यूज़ करते हैं फिस्कल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ऑफ स्टेट्स. कहीं फिस्कल परफॉर्मेंस अगर किसी भी स्टेट का ख़राब होगा तो वो डेट में जा सकती है. ठीक है. इससे हमारे इंडियन इकोनॉमी को भी कंबाइनली हर्ट हो सकता है. ठीक है, वो शॉक कर सकता है. तो आपको वो सब देखना होगा. इन वॉट वे वुड इट एनकरेज द स्टेट्स टू अडॉप्ट प्रूडेंट एंड सस्टेनेबल फिस्कल पॉलिसी. तो आपको बताना होगा कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स किस तरह स्टेट को हेल्प करता है कि वो अडॉप्ट करे प्रूडेंट एंड सस्टेनेबल फिस्कल पॉलिसीज़. आपको पहले प्रूडेंट में 5 पॉइंट, सस्टेनेबल फिस्कल पॉलिसीज़ में 5 पॉइंट, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में 5 पॉइंट एक्सप्लेन करना होगा. बहुत मीडियम क्वेश्चन है, लेंदी बोलूँगा मैं. Discuss the rationale of production link incentive. What are its achievements? In what ways can the functioning and the outcomes of the scheme be improved? आपको तो पहले प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव बताना चाहिए क्या है, ये लाने का क्या ऑब्जेक्टिव था, वही पूछा उन्होंने. रैशनल क्या है, क्या कुछ अचीव किया है इसने, इससे क्या एमएसएमई सेक्टर बूस्ट किया है या लार्ज स्केल इंडस्ट्री बूस्ट किया है, वो बताना होगा क्या फ़र्क पड़ा है. आपको इस एग्जांपल देना पड़ेगा. और किस तरह इसको और बेहतर बनाया जा सकता है. देखो, इसके फंक्शन को किस तरह हम और ठीक कर सकते हैं हमारे आउटकम आने के लिए. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर इन इंडिया. बताइए पहले ग्राउंड वाटर क्या है. एक कमीशन है जो ग्राउंड वाटर देखता है, तो आप उसके एग्जाम वहाँ से आप निकाल सकते हो ग्राउंड वाटर डेफिनेशन. आपको फैक्टर्स तो सबको पता होता है. और इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है टू मिटिगेट सच डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर. वेरी 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 इजी. एग्जामिन द स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. ये आना था. क्यों? नरेंद्र मोदी ने भी कहा है 15 अगस्त को ओबेसिटी एक बड़ा चैलेंज बनने वाला है इंडिया के लिए आने वाले समय में. तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है ओबेसिटी कराने में. तो आपको ये बताना होगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, इसका पहले तो स्कोप क्या है. आपको मेंशन करना होगा कि इंडिया ने क्या मेजर्स लिए हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए. और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट भी हो सकती है इससे. तो देखिए, सिंपल है क्वेश्चन. हाउ डज नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर्स सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. हाउ कैन दिस टेक्नोलॉजी हेल्प टू अपलिफ्ट द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर. आपको पहले तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए. साइंस और टेक में से सवाल है. सिंपल क्वेश्चन है. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमने पढ़ाया था. सिंपल है.
ग्राउंड वाटर भी हमने पढ़ाया था, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी हमने पढ़ाया था, नैनो टेक्नोलॉजी हम पढ़ाते ही है। आपको पता होना चाहिए कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, कीवर्ड यही है, ठीक है। किस तरह नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में हेल्प कर सकता है, प्लस किस तरह ये टेक्नोलॉजी हेल्प करेगा कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस फार्मर का ठीक हो जाए। एग्रीकल्चर में कैसे और फार्मर के लिए कैसे, क्योंकि एग्रीकल्चर में काम करेगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो डेफिनेटली फार्मर का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस विल बी अपलिफ्टेड। ओके, तो फार्मर आपको क्या दिखेंगे, एम्पावर्ड दिखेंगे। 16 India aims to become a semiconductor manufacturing hub. What are the challenges faced by the semiconductor industry in India? Mention the salient features of India semiconductor mission. बहुत सिंपल है, सेमीकंडक्टर मिशन बताइए क्या है, सेमीकंडक्टर बताइए क्या है, इंडिया को बनना है तो क्या क्या चैलेंजेस है उसके लिए, और कुछ सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत साल से ये न्यूज़ में, आई थिंक मैं खुद जानता हूँ 2023 से ये सारी चीज़ें न्यूज़ में, दिस वर ऑल इन द न्यूज़। दूसरा, मिनरल रिसोर्सेज आर फंडामेंटल टू द कंट्री इकोनॉमी एंड दीज आर एक्सप्लॉयटेड बाय द माइनिंग। वाई इज माइनिंग कंसिडर्ड एज एनवायरमेंटल हैजार्ड एंड एक्सप्लेन द रेमेडियल मेजर्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस एनवायरमेंटल हैजार्ड ड्यू टू माइनिंग। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट से क्वेश्चन है। पहले तो आपको बताना होगा माइनिंग क्या है, ठीक है, और ये भी बताना होगा मिनरल रिसोर्सेज ये फंडामेंटल क्यों है हमारे कंट्री की इकोनॉमी के लिए, क्या माइनिंग से सच में इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं, वो लिखना है। कुछ 3-4 पॉइंट लिखिए। 5वां लिखिए कि आप क्या सजेशन देना चाहते हैं ऐसे हैजार्ड को रिड्यूस करने के लिए। देखो, इकोनॉमी ग्रो करने के लिए अभी कि जब तक हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी नहीं आता तो आपको माइनिंग करते रहना होगा, ठीक है। तो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राइट अ रिव्यू ऑफ इंडिया क्लाइमेट कमिटमेंट अंडर पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट हर कोई जानता है, उसमें इंडिया का राइट अ रिव्यू ऑन इंडिया क्लाइमेट कमिटमेंट, और मेंशन करो कि अब तक हम हाउ फार वी स्ट्रेंथन इन COP26 इन दिस डायरेक्शन, हाउ कैन NDC इंटेंडेड बाय इंडिया हैज़ बीन अपडेटेड इन 1002। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये है कि आपको रिव्यू लिखना होगा ऑन इंडिया क्लाइमेट कमिटमेंट अंडर पेरिस एग्रीमेंट जो हमने ली थी 2015 में, और मेंशन करना होगा कि हाउ दिस कैन बी फर्दर स्ट्रेंथन इन COP26 2021। और ये जो हमने जो कमिटमेंट लिया था ना, और उसके बाद जो 2021 में COP26 हुआ था, उसमें क्या कैसे मदद मिली मीन्स इस कमिटमेंट की कि जो हम COP26 अच्छे से कंडक्ट हो पाए, प्लस हाउ हैज़ द फर्स्ट NDC इंटेंडेड बाय इंडिया हैज़ बीन अपडेटेड। हमने जो अपनी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हमने अपडेट की वो लिस्ट को, इसके जिससे हम दिखाते हैं दुनिया को वी आर द रिस्पॉन्सिबल कंट्री इन द वेक ऑफ क्लाइमेट चेंज टैकल करने के लिए वी आर सीरियस कैंडिडेट, सो वी अपडेटेड अवर NDC लिस्ट। तो बताना होगा कैसे। 19 क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस टू मीन्स इंटरनल सिक्योरिटी पे 3 क्वेश्चन आए। क्या है, पहले तो आपको बताना होगा इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, मेजर चैलेंजेस क्या है, और वो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे, और आपको बहुत सारे पीस अकॉर्ड और एग्रीमेंट बताने होंगे जो अब तक गवर्नमेंट ने लिया है इन पास्ट डिकेड, पिछले 20-30 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट रीजन में पीस लाने के लिए कौन कौन से अकॉर्ड्स, ट्रीटी और एग्रीमेंट साइन किए हैं विथ नक्सलाइट पीपल और एक्सट्रीमिस्ट पीपल। देखो, आसाम में बोडोलैंड और उल्फा, मिजोरम में इशू, मणिपुर का पता है मीती और कुकी ट्राइब आर बोथ आर फाइटिंग। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं तो 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो लेंदी हैं, ट्रिकी हैं और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी तो बहुत सिंपल है। वाई इज़ अ मैरीटाइम सिक्योरिटी वाइटल टू प्रोटेक्ट इंडिया सी ट्रेड। पहले तो आपको मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के सी ट्रेड के लिए बताऊँ। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सारे सेग्रीगेशन करो, डू सेग्रीगेट करो।
डिस्कस मैरीटाइम कोस्टल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको डिस्कस करना होगा कि मैरीटाइम और कोस्टल सिक्योरिटी आपको ये डिस्कस करना होगा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए और कोस्टल सिक्योरिटी के लिए इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस है और वे फॉरवर्ड। बहुत सिंपल है। अगर आप सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट करना, अगर आप लोग को आंसर राइटिंग ज्वाइन करनी है, आंसर राइटिंग यूपीएससी सीएससी मेंस 2026 के लिए करना है तो बैचेस आर स्टार्टेड, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। आई विल पुट फ़ोन नंबर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डेफिनेटली आपको आपके आंसर राइटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर करंट अफेयर कोर्स, जिसमें हम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, योजना, कुरुक्षेत्र, लाइव मिंट, जो भी रेलेवेंट सोर्सेस हैं हम उसे कवर करते हैं। आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, आपको बस रिवीजन करना है और आपको डेफिनेटली आंसर राइटिंग सिखाया जाएगा हमारे कोर्स में। तो एक कोर्स है हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम, एक है हमारा करंट अफेयर प्रोग्राम, एक है हमारा स्टैटिक पार्ट को कवर करने के लिए, और एक है हमारा फॉर PSIR ऑप्शनल। सो बताइए आप लोगों को कैसा लगा इन कमेंट सेक्शन। एंड डेफिनेटली इन सब पे एक मॉडल आंसर आने वाले समय में आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो तब तक के लिए जुड़े रहिए एंड जस्ट फिर से इस पेपर को गो थ्रू कीजिए, देखिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।